इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग खाली स्थान गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा बी, दूरी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास जो है ये दिशा सूचक यंत्र। देखिए कथा 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? उसका राइट आंसर होगा बी, यानी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो M1 कितना है? M1 है 5 और M2 है 10। ठीक है, M2 है 10। मान लीजिए छोटी गेंद की गति V1 है, अच्छा, और बड़ी गेंद की गति V2 है। क्या है? V2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 m1v1² बराबर 1/2 m2v2²। ठीक है, तब तो 1/2 5v1² बराबर होगा 1/2 10v2²। ठीक है, यानी v1² बराबर क्या होगा? 2v2²। ठीक है, 2v2², यानी v1 ग्रेटर देन v2। तो 5 kg द्रव्यमान वाली इस्पात की गेंद की जो गति है वो 10 किलो वाली इस्पात की गेंद की गति से दुगुना है। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व क्या है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए जल का घनत्व 1000 kg/m³ होता है। जल पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, जो ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की जो मात्रा है वो 55 से 78% होती है। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? 44 का होगा बी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पर पानी बर्फ में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक बिंदु होता है जिस पर पानी भाप में बदलता है। कहता है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर जो है व्याख्यायित किया जा सकता है? बी ऑप्शन, न्यूटन के गति का पहला नियम। तो देखिए कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। इसलिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में एक सही है। तो यहाँ पे देखिए तो प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही है कि कक्षीय यानी ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी जो है कुछ नियम दिए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती हैं तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान
समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग जो है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि गर्मी के समय में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि 47 का ये। तो देखिए, गर्मी के समय पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट है कि एक ध्वनिक तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें n का मान कितना है 3.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है 3.5 किलोहर्ट्ज, या फिर ये कहें कि 3500 हर्ट्ज, और लेम्डा कितना है 0.1, तो v बराबर होता है n लेम्डा, ठीक है, यानी 3500 गुना में 0.1 यानी 350, ठीक है। अब यहाँ पे समय बराबर दूरी बट्टा में चाल कितना है 350, यानी कितना आया 2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि अंतरिक्ष का रंग जो है काला दिखने का कारण क्या है। तो 49 का हो जाएगा सी, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो अंतरिक्ष का रंग रात में काला दिखने का कारण वहाँ पर वायुमंडल का न होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन न होना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल हो या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म का होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है। तो यहाँ पे होगा ई। तो देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, ठीक है, इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। जूल का नियम, ठीक है, जूल का नियम है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी H समानुपाती I स्क्वायर। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा जो है तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी H समानुपाती R। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होता है, H समानुपाती T, यानी H समानुपाती I स्क्वायर RT, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर ये कहें कि H बराबर KI स्क्वायर RT, ठीक है, जहाँ के नियतांक है के बराबर 1 रखेगा तो H बराबर होगा I स्क्वायर RT। इस नियम को जूल का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है, जूल का प्रथम नियम कहते हैं। नेक्स्ट कहता कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 51 का सी, निष्क्रियकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो निष्क्रियकरण जो है ये उदासीनीकरण है, जो एक प्रकार का रासायनिक, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रकार में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मुक्त होते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, ये बनेगा NaCl यानी लवण और जल, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन।
कहता है कि कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, तो हीरा। हीरा कार्बन का क्रिस्टल ये अपरूप है। इसका प्रकृति स्रोत जो है किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है और यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है तथा यह विद्युत और तार का कुचालक होता है। कहता है कि किसका प्रयोग जो है नाभिक रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है, बी ऑप्शन, यूरेनियम 235। तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। भारत में नाभिकीय रिएक्टरों की कुल संख्या 23 है, जिनकी कुल संख्या जो है 7480 मेगावाट। कहता है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। ये हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल। तो अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो ऑक्सी अम्ल, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, ठीक है, H3PO4। और हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, HBr, HCN। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे यदि देखें तो डी ऑप्शन देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु क्रमांक। कहता है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो N2O। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की यदि बात करिएगा NO, यह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं। N2O5 यह है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। NO2 यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O यह नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। कहता है किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, सी। तो कार्बन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसके अपरूप कठोरतम होते हैं। अपरूपों में कार्बन परमाणु एक निश्चित विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। अपरूप गुणधर्म एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। कार्बन के अपरूपों के प्रमुख उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन आदि। कहता है कि किसका प्रयोग जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, 58 का होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं, जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है किस यौगिक का उपयोग जो है किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, 59 का हो जाएगा सी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ब्लैक और वाइट जो है फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड नामक रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। कहता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। सर हम्फ्री डेवी ने जो है कोयला की खान में जलाने के सुरक्षा दीप का आविष्कार किया था। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, बोरोन की खोज की। पीत रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित है। 61 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो पीत रस के कार्य है कि यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। फिर है यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है और यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। नेक्स्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? 62 का ए। तो देखिए, अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करता है। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl जो है भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतर परत को जला देता है, जो आंत में जलन और दर्द पैदा होता है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो देखिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर यानी लीवर है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। लीवर से पीत रस स्रावित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिगर यानी लीवर। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये सी। देखिए, ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर तथा AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, ठीक है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। कहता कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O, ठीक है। रक्त समूह AB सर्वग्राही वर्ग का होता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह O सर्वदाता वर्ग का होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ O समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो सी यानी लैरिक्स के विकास के कारण। तो यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र यानी लैरिक्स का विकास इसी समय होता है। जैसे जैसे मानव युवावस्था से गुजरता है, स्वर यंत्र बड़ा होता जाता है और मुखर डोरियाँ जो है लंबी और मोटी होती जाती है, जिससे व्यक्ति की आवाज़ भारी हो जाती है। कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? तो देखिए, न्यूरॉन्स। तो प्रेरण संवहन के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स भ्रूण की जो है एक्टोडर्म से बनती हैं। ये तंत्रिकीय उत्तक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। उत्तेजनशीलता एवं संवहनकर्ता इनका विशिष्ट गुण होता है। नेक्स्ट है कि किसी संगम जोड़े यानी मूवेबल, ठीक है, मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह पदार्थ को साइनोवियल द्रव कहा जाता है।
कहता है कि जब कोई बहुत क्रोधित या शर्मिंदा या चिंतित होता है तो इससे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में सहद शरीर की मदद करता है? यह है एड्रिनल एड्रीनिन एड्रीनलिन। तो हमारे बहुत क्रोधित होने या चिंतित या शर्मिंदा होने पर एड्रीनलिन हार्मोन इस तनाव या डर की स्थिति को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। शरीर की ऐसी इस तनावपूर्ण स्थिति जिससे दिल जोर जोर से धड़कने लगे फाइट या फ्लाइट हार्मोनल प्रतिक्रिया कहलाती है। एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में किडनी के ऊपरी हिस्से में जो मौजूद होता है। कहता है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। 70 का होगा सी, यानी विटामिन के। तो विटामिन के की कमी होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। ठीक है, इस विटामिन का रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोन है। ठीक है, यह जो है रक्तस्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में यह प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे हुए स्थानों पर जो है रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। देखिए, कहता है HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो HIV एक संक्रामक रोग है। इससे बचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। HIV वायरस मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। CO नेक्स्ट कहता कुष्ठ रोग लेप्रोसी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। 72 का होगा हैंसेन रोग। तो देखिए, कोढ़ या कुष्ठ रोग लेप्रोसी एक संचारणशील रोग है। इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ठीक है लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिकाओं, ठीक है, उंगलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए MTT ठीक है MTT दवाओं का उपयोग किया जाता है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो यह है सेंट्रोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का pH मान 4.5 से 5 और अम्लीय होता है। तो नेक्स्ट अतः द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? कैरोलस लिनियस। तो द्विनाम पद्धति जीव जैसे जंतु वनस्पति के नामकरण की पद्धति है, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के 2 अंग होते हैं जो जीव के वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पीसीज को बनाते हैं। और एलियम सेपा प्याज यहाँ एलियम वंश और सेपा जाति को बताता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। दिमित्री मेंडलीफ को तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण तथा क्लाउड लुई बर्थोले को रासायनिक संतुलनों के सिद्धांत प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। कहता है कौन सा विकल्प जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो ए कंगारू। कंगारू जो है शिशुधानी
यानी मार्सुपियल्स उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैली होता है या थैला होता है, जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जो है जोई कहा जाता है। कहता है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यीस्ट यानी खमीर एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किण्वन एक ऐसा रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इस क्रिया में सूक्ष्म जीव खमीर उत्प्रेरक कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट को यदि आप इसको जाइमेट एंजाइम के रूप में स्थिति में, तो ये बनेगा 2C2H5OH और प्लस में 2CO2। इसको शराब भी बोलते हैं, C2H5OH को। 77 है। ठीक है, तो 76 का हो जाएगा आपको ए, यानी किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में। नेक्स्ट है कि किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। तो ये है मार्सिलिया। मार्सिलिया जलीय फर्न परिवार की सदस्य है। इसमें पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। और फर्न परिवार के सदस्यों की पत्तियां 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। ऐसे पौधे अक्सर तालाबों या नालों के किनारे कीचड़ में घने गुच्छों में उग लगते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? सी ऑप्शन। तो देखिए, आम का जो वैज्ञानिक नाम है यह मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। कहता है कि कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक है? नर जनन अंग का घटक, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो देखिए, वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक है, कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और अंडाशय हैं। ठीक है, वर्तिका और यहाँ पे अंडाशय। तो यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो वर्तिका। और देखिए, यहाँ पे कहता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, भारत में प्रसिद्ध आम की प्रजातियां हैं दशहरी, ठीक है, तोतापुरी, हापुस, अल्फांसो, हिमसागर, ठीक है, सिंधुरा, नीलम आदि। आम की कुछ संकर प्रजाति है अम्रपाली, शहरी एवं नीलम, मल्लिका, नीलम एवं दशहरी, रत्ना, नीलम एवं अल्फांसो, सिंधु आम की गुठली रहित प्रजाति। देखिए, कह रहा है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो ये है बी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है O2 जो है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो है अपशिष्ट उत्पाद है। जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, ये बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो ये बनेगा ग्लूकोज बनेगा, जो मुख्य उत्पाद है, और ऑक्सीजन जो कि अपशिष्ट उत्पाद है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।